हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है तंतु से वस्त्र तक। ये जो बुक है क्लास 6 साइंस की, विज्ञान की, वो विज्ञान को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको लेकर के ये जो बुक है वो आपकी एक बेहतरीन समझ डेवलप कर देती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। ये जो चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें वस्त्रों के बारे में, मीन्स कपड़ों के बारे में, वो कपड़े जिनको हम पहनते हैं, हमारे और भी ज़रूरत के जो भी काम होते हैं उसमें यूज़ करते हैं वस्त्रों का, कपड़ों का, उन कपड़ों को किस तरीके से बनाया गया और टाइम के साथ में उनके बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में बता रखा है। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में कोई भी कपड़े का टुकड़ा जो है वो लेना है। उस कपड़े के टुकड़े को इस तरीके से आप देखोगे कि उस कपड़े के टुकड़े में कुछ धागे जो हैं इस तरीके से लगे होंगे और कुछ धागे जो हैं वो इस तरीके से लगे होंगे। आपको उस कपड़े के टुकड़े में से एक धागा निकालना है, फिर उसको हल्का सा रब करना है। तो आपको देखने पे लगेगा कि वो धागा जो है वो भी कुछ तंतुओं से मिलकर के बना होगा। मतलब अगर हम समझे तो कोई तंतु जो है, कुछ तंतुओं को मिला करके धागा बनाया जाता है और फिर कुछ धागों को मिला करके एक कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। तो एक कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि जो तंतु जिनका यूज किया जाता है इनडायरेक्टली कपड़ा बनाने के लिए, इन तंतुओं का ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से आते हैं ये तंतु। तो इसके बारे में इस चैप्टर में बता रखा है कि जो हमारे वस्त्र जो बनते हैं उनके लिए जो तंतु यूज किए जाते हैं वो तंतु वो जो है वो सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के जो तंतु हैं वो हमें पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। मतलब आप सिंपल भाषा में समझो कि कुछ तंतु जो हैं वो हमें जंतुओं से मिलते हैं और कुछ तंतु जो हैं वो हमें पादपों से मिलते हैं। इस प्रकार के जो तंतु हैं जो पादपों और जंतुओं से मिलते हैं उनको हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। जैसे कि रुई तथा जूट, जिसको पटसन भी बोलते हैं, इनके पेड़ों से हमें जो तंतु मिलते हैं उनको बोलते हैं पादप तंतु। और ऊन तथा रेशम जो है वो हमें जंतुओं से मिलते हैं। ऊन जो है वो हमें भेड़ और बकरी की जो ऊन है उससे मिलती है। इसके अलावा खरगोश, याक, ऊंट के जो बाल होते हैं उससे भी हमें ऊन मिलती है। अब बात आती है रेशमी तंतु की। तो ये हमें रेशम कीट कोकून से इसको बनाया जाता है, कोकून से इसको खींचा जाता है। तो ये हमने बात कर ली प्राकृतिक तंतु की जो हमें जंतुओं और पादपों से मिलता है। लेकिन हजारों सालों तक इसी तरीके से प्राकृतिक तंतुओं से ही धागों का निर्माण होता रहा और फिर धागों से वस्त्रों का निर्माण होता रहा। लेकिन पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप और जंतु नहीं है उनसे भी तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। उन्हें बोलते हैं संश्लिष्ट तंतु और इनका नाम है पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक। ये संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल देकर के हमने समझाया कि क्या होते हैं प्राकृतिक तंतु और क्या होते हैं संश्लिष्ट तंतु। इन दोनों का यूज करके प्रेजेंट टाइम में जो है वो वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ पादप तंतुओं के बारे में। अभी हमने देखा ना कि रुई और जूट से हमें कुछ पादप तंतु मिलते हैं और उन तंतुओं से हम बनाते हैं धागे और फिर धागों से हम बनाते हैं कपड़े या फिर वस्त्र। बात आती है सबसे पहले रुई की। तो रुई जो है वो ऐसी जगह, मतलब कपास का जो पौधा है वो ऐसी जगह उगाया जाता है जहाँ की मृदा जो है वो काली हो और जलवायु जो है वो उष्ण होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कपास का जो पेड़ होता है उसके जो फल होते हैं नींबू के आकार के उसमें फल आते हैं और जब वो पक जाते हैं तो इस तरीके से जो आपको खेत है वो इस तरीके से दिखता होगा। फिर इनको तोड़ा जाता है, इन सबको, इसमें से कपास निकाली जाती है। इसका जो बीज है उसको अलग निकाला जाता है जिसको बोलते हैं बिनोले। और फिर यहाँ पर इसकी जो कपास है उससे बनाए जाते हैं तंतु और तंतुओं से बनाए जाते हैं फिर धागे। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि कपास से बीजों को जो पृथक किया जाता है इस प्रक्रिया को बोलते हैं कपास ओटना। पहले काम होता था हाथों से और अभी इसको मशीनों से काम किया जाने लगा है। दूसरा पादप तंतु है जूट या पटसन। पटसन तंतु जो है वो पटसन पादप की, देखो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कपास जो है वो आपको कहाँ से मिलती है, इसके जो फूल आते हैं ना उससे बनता है कपास, ठीक है।
लेकिन जो जूट जो है वो आपको पटसन के पेड़ के तने से मिलता है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में पटसन की जो खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। इसके अलावा पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में उगाया जाता है। आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि हमारे भारत में कपास जो है वो कहाँ कहाँ उगाई जाती है। पटसन जो पादप है, पटसन का जो पेड़ होता है, जब वो पुष्पन अवस्था में होता है, मतलब उस पेड़ के ऊपर जब फूल आ रहे होते हैं, उस समय इसको काट लिया जाता है। काटने के बाद में पादप के जो पेड़ के जो तने होते हैं उनको कुछ दिन तक जल में डाल करके डुबा करके रखा जाता है, ताकि उस तने के ऊपर जो तंतु हैं वो थोड़े गीले होकर के बाहर निकल जाए। और जब वो तना गलने लग जाता है तो उससे हाथ से पटसन तंतुओं को उससे अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से तंतु जो हैं वो प्राकृतिक रूप से पेड़ों से, कपास और पटसन से निकाले जाते हैं। अब क्या किया जाता है, तंतुओं से फिर तागे बना लिए जाते हैं और तागे से फिर वस्त्र बना लिया जाता है। अब यहाँ पर बता रखा है कि सूती तागे की कताई कैसे होती है। तो आप सभी को पता है कि चरखा जो है उसका यूज किया जाता था, और चरखा ने हमारे भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्वदेशी का जो एक यूज करना जो सिखाया है वो चरखे के उपयोग ने ही हमें सिखाया। और इसी स्वदेशी को प्रमोट करते हुए स्वतंत्रता के बाद में हमारी जो सरकार है, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है उसका निर्माण किया। तो तागे की कताई जो है पहले चरखे से की जाती थी, अभी जो है किससे होने लग गई, मशीनों से होने लग गई। अब यहाँ पर जो तंतु होते हैं उनसे जब तागा बनाया जाता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं कताई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब तागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए होती है बुनाई। बुनाई पहले हाथों से भी होती थी, फिर मशीनों से होने लग गई, जिसको वीविंग भी बोलते हैं इंग्लिश में हम। तो यहाँ पर कैसे क्या किया जाता है, तो देखो जिस तरीके से ये कागज की पट्टियां ले रखी हैं और उससे मिलाकर के यहाँ पर इस तरीके से मैट बना दी गई, सेम इसी तरीके से कपड़े में भी क्या लिया जाता है, दो तरीके से, इधर से और इधर से जो है वो तंतु मिलाए जाते हैं और फिर जो है वो कपड़ा बन जाता है। तो पहले जो है वो करगों पर ये काम होता था, और अब जो है इसको लेकर के और भी हाईटेक मशीनें आ गई हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बुनाई के बारे में बता रखा है, जिसको निटिंग बोलते हैं बुनाई को, जिसमें क्या होता है, एक ही धागे का यूज करते हुए जो है वो स्वेटर जैसे बुनी जाती है, ऊन का यूज करते हुए। ओके, अब यहाँ पर बता रखा है कि जो वस्त्र है उसको बनाने का इतिहास क्या रहा है। तो इसमें बता रखा है कि जब हमारी मानव सभ्यता विकसित हुई और जब लोगों को लगने लगा, उनका माइंड डेवलप हुआ, तो सबसे पहले वो लोग हैं, उस समय के जो लोग थे, प्रारंभिक समय के जो लोग थे, वो वृक्षों की छाल से, बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं की जो खाल होती है उससे, समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में जब धीरे धीरे कृषि समुदाय में लोग एक जगह बसने लगे, तो फिर उन्होंने क्या किया, पतली पतली टहनियों और घास को आपस में बुन करके चटाइयाँ और डलिया या टोकरी बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई गई और फिर इनको बुन करके वस्त्र बना लिए गए। भारत में पहले जो है वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे, और रुई को गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाया जाता था। इसके अलावा फ्लैक्स जो है वो भी एक पादप होता है, जिससे भी प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। ओके, ये जो 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, वो कुछ आपको ऐसी टर्म देती हैं जो आपको बाद की क्लासेस जो होती हैं उस स्टैंडर्ड बुक में भी वो देखने को नहीं मिलती है, और एक बेसिक समझ जो है ना वो आपकी डेवलप कर देती है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। मतलब पहले जो है वो या तो रुई से, कपास से या फिर फ्लैक्स से कपड़े बनाए जाते थे। और फ्लैक्स को कहाँ कहाँ उगाया जाता था, तो नील नदी के किनारे भी उनको उगाया जाता था। शुरुआत में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग जो हैं अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से मतलब ढक लेते थे एक ही कपड़े से। फिर जब धीरे धीरे सिलाई करनी आई, सिलाई की मशीन आई, सुई आई, तो लोग जो है वो अलग अलग तरीके के कपड़े बनाकर भी पहनने लग गए। सेम इसी तरीके से जैसे कि इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में और 2 में हमने देखा कि हमारा जो भारत है उसके अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे भारत में हर क्षेत्र में वस्त्रों में भी काफी विभिन्नता देखने को मिलती है, विविधता। ओके,
तो यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से कपास का हमने गोला लिया, उसको हमने ओटा, कपास ओटना बोलते हैं, जिसमें से उसमें बीज अलग किए जाते हैं और कपास जो अलग की जाती है। फिर उससे हमने बनाए रेशे, तंतु, फिर उसकी की कताई, कताई से बनाए तागे। दो तरीके से, बुनाई के थ्रू या फिर बंधाई के थ्रू हमने बना लिए वस्त्र। तो ये वस्त्र बनाने की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीटली आप इस लाइन से इसको समझ सकते हो, जिसको हमने कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस किया है। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या फिर एक सारांश, एक समरी जो है इस चैप्टर की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम देखें तो पहला यहाँ पर लाइन दे रखा है कि वस्त्र सामग्री और वस्त्रों में बहुत सारी विविधता होती है। कि हमने डिस्कस भी किया कि जो तंतु होते हैं वो सूती भी हो सकते हैं, तो रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर, मतलब कुछ प्राकृतिक तंतु हैं और कुछ यहाँ पर संश्लिष्ट तंतु हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, मतलब तंतु से बनेगा तागा या धागा, तागा या धागा, और इससे बनेगा वस्त्र। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या फिर संश्लिष्ट। रेशम, ऊन, जूट जो है प्राकृतिक तंतु है, नाइलॉन और पॉलिएस्टर जो है वो संश्लिष्ट तंतु है। रुई और जूट जो है वो ये तंतु जो है पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। तो इस चैप्टर के जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा प्राचीन समय में फ्लेक्स जो है उसका भी यूज़ किया जाता था कपड़ा बनाने के लिए। तो ये हमने इसका एक समरी भी देख ली कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर में। एक तरीके से आप चैप्टर को स्टडी करने के बाद में उसका जो सारांश है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ओके, तो ये आज का हमारा NCERT 6th क्लास की जो विज्ञान की NCERT है उसका डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।